आज के इस लेक्चर के अंदर हम वो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ऑपरेशन, जो 3-4 ऑपरेशन जो हम पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि एक ट्री के अंदर कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, कोई नोड के डिलीट कैसे करना है और ट्री के नोड्स को व्यू कैसे करना है, जिनकी सिमुलेशन हम पहले देख चुके हैं, उनको आज हम ज़रा प्रोग्रामिंगली डिस्कस करेंगे, उनके एल्गोरिथम को ज़रा डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। बीएसटी की प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं कि एनी नोड हैज़ 0, 1 और 2 मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं उसके, और इस तरह से कि उसके जो लेफ़्ट सब ट्री है, जो लेफ़्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो उस नोड से छोटे होंगे, और राइट साइड के ऊपर जितने एलिमेंट्स होंगे उस नोड से वो सारे बड़े होंगे। और अगर यहाँ देख लें तो 15 की अगर बात करें तो 15 से लेफ़्ट के अंदर जितने भी नोड्स हमें मिल रहे हैं, नोड मिल रहे हैं, वो सारे 15 से छोटे हैं। इसी तरह से अगर 10 की बात करें तो 10 के अंदर भी हमें मैक्सिमम किसी भी नोड के 2 नोड मिल रहे हैं, 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, और लेफ़्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स छोटे हैं और जो राइट के अंदर है वो सारे बड़े हैं। सिमिलरली ये प्रॉपर्टीज़ 12 के ऊपर भी होल्ड करती हैं। लेफ़्ट के अंदर सारे स्टोर एलिमेंट छोटे होंगे, राइट के ऊपर बड़े होंगे, और यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। इसी तरह से 25 के ऊपर भी हम अगर ये प्रॉपर्टीज़ को मैप करें तो ये हमें एक कंप्लीट बीएसटी मिल रहा है। अब हम ज़रा इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इनके डिस्कस करते हैं। तो जो नोड का जो स्ट्रक्चर हम सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी नोड के ऊपर से हम उसके डाटा वाले पोर्शन को कंपेयर करके हम उसके लेफ़्ट को मूव करते हैं या हम राइट को मूव करते हैं। तो अगर इस नोड के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें एक पॉइंटर वेरिएबल मिल रहा है लेफ़्ट सब ट्री का, जिसके अंदर मेमोरी एड्रेस होगा लेफ़्ट सब ट्री का हम सेव करेंगे, और जब लेफ़्ट सब ट्री को मूव करेंगे तो वहाँ हमें एक नोड मिलेगा। इसी तरह से एक पोर्शन है जिसके अंदर हमने डाटा सेव करना है, और एक जो उसका जो पार्ट है उसके अंदर भी अगेन हम मेमोरी एड्रेस सेव करेंगे, लेकिन वो मेमोरी एड्रेस वो जो किसी नोड का होगा, और वो नोड इस नोड के राइट साइड पे एग्जिस्ट करता होगा। तो ये हम अगर देखें तो ये हमारा ट्री के जो नोड्स हैं इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने। इसमें एक चीज़ कंफ्यूज ना करें कि ये लाइक 2 डायमेंशनल लिंक लिस्ट की तरह नहीं है। ये स्ट्रक्चर उसका सिमिलर मिल रहा है क्योंकि उसका जो नेक्स्ट और प्रीवियस होता है, तो आप एक ही लिस्ट के ऊपर आगे भी मूव कर सकते हैं लेकिन और पीछे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये 1 डायमेंशनल लिंक लिस्ट है, बिकॉज आप लेफ़्ट सब को ट्री को नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं या राइट सब ट्री को नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट की तरफ ऊपर की तरफ आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमने इसके अंदर वो पोर्शन ही रखा। तो ये 1 डायमेंशनल लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम, और इसके अंदर यूजुअली जब हम डाटा के आगे ट्री के अंदर मूव करेंगे, और हमने पीछे भी थोड़ा सा देखना होगा ताकि लिंक इस्टेब्लिश कर सके, जैसे एग्जैक्टली हमने 1 डायमेंशनल लिंक लिस्ट के अंदर मैप किया था, तो हमें 2 पॉइंटर्स की ज़रूरत होगी, एक पॉइंटर यहाँ तो एक आगे मूव हो, एक पीछे मूव हो। तो ये वाले कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अब यूज़ करने लगे हैं। बिल्कुल 1 डायमेंशनल लिंक लिस्ट की तरह वहाँ हमने नोड को रखा था स्टार्ट। तो यहाँ चूँकि हम ट्री के ऊपर मैप करने जा रहे हैं, तो ट्री के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करें तो हम कहेंगे कि ये स्टार्टिंग जो एड्रेस होगा वो रूट होगा, और रूट को हमने कहीं आगे पीछे मूव नहीं करना। जैसे कि हम लिंक लिस्ट के अंदर 1 डायमेंशनल लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट को आगे पीछे मूव नहीं करते थे, और उसका नुकसान ये है कि कहीं आगे मूव कर दिया तो पिछले वाले जितने भी नोड्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो गार्बेज में चले जाते हैं, उनको दोबारा हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ये रूट है, और ये वाले जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इंसर्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एडिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं है। एडिट के अंदर आप नोड पहले डिलीट करेंगे, नया नोड बनाएंगे और फिर इंसर्ट करेंगे, यही एडिट है।
तो यहाँ पे हम इंसर्शन का देखते हैं एक एल्गोरिदम। और जैसे कि आप लोगों ने सिमुलेशन के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी नोड बनता है वो इंसर्ट होता है ट्री के अंदर, वो हमेशा जाके लीफ के ऊपर इंसर्ट होता है, दरमियान में कहीं इंसर्ट नहीं होता। तो हमने यहाँ ये भी देखा था कि अगर आपने रूट नोड 15 बनाया और उसके बाद 10 नोड आपने उसके अंदर इंसर्ट किए और 11वां नोड अगेन 15 इंसर्ट कर रहे हैं जो कि डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो लीफ नोड ही बनेगा जाके डेफिनेटली। वो ये हमने कुछ सिमुलेशंस करके देखी हैं। तो पहली कंडीशन हमेशा की तरह कि अगर आप लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो माइट बी के ट्री एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो ये कैसे पता चले कि ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो ये हम जानते हैं कि अगर रूट जो है वो नल के बराबर है तो इसका मतलब है कि ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में जो पहला नोड आप इंसर्ट करने जा रहे हैं वही रूट बनेगा। एल्स के केस में वही सिचुएशन जैसे कि हमने लिंक लिस्ट के अंदर हमने जो है ना वो इंसर्ट करना होता था। ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट का हमने कोड को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो उस केस के अंदर हम पेरेंट एंड चाइल्ड ये दो पॉइंटर्स आगे पीछे मूव करते थे ताकि हम डिज़ायर्ड लोकेशन के पे पहुंचने के बाद हम जो है ना वो इंसर्शन उसकी जो पॉइंटर्स हैं अपडेट करने हैं वो हम कर सकें। तो इस केस के अंदर चूंकि इस केस में भी हमें पेरेंट एंड चाइल्ड के दो पॉइंटर चाहिए होंगे जो इनिशियली रूट से स्टार्ट होंगे, और जो है वो चाइल्ड इनिशियली आगे मूव करने से पहले सबसे पहले आपने चूंकि जाना है लीफ के ऊपर इंसर्ट करना, तो इसका मतलब है कि आपने एंड तक पहुंचना है। तो एंड तक कैसे पहुंचना है? चाइल्ड का पॉइंटर आगे के मूव हो रहा है, जैसे ही जो है वो चाइल्ड का जो पॉइंटर है वो नल के ऊपर पहुंचेगा लेफ़्ट या राइट तो आप रुक जाएंगे। तो इस केस के अंदर जो नल हो जाएगा तो वहाँ तक आप लेके इसको मूव करवाएं। चाइल्ड का पॉइंटर जो है वो पेरेंट के पॉइंटर को वैल्यू अपनी असाइन करेगा और चाइल्ड ने अपने किधर को मूव होना है। लिंक लिस्ट के केस में वन डायमेंशन थी, अब इस केस में सी जो है या लेफ़्ट को मूव होगा या राइट को मूव होगा। तो यहाँ हमने फिर चेक कर लिया, सी ने चाइल्ड ने अपना वैल्यू दे दी पेरेंट को, और चाइल्ड का डाटा अगर छोटा होगा जो नंबर से जो आपने नंबर लेके आए हैं मेन से और उसको नोड बना के इंसर्ट करना है, तो अगर वो होगा छोटा होगा चाइल्ड का डाटा तो राइट को मूव करेगा, क्योंकि ये नंबर जिस जो इंसर्ट करना है वो बड़ा है तो राइट पे इंसर्ट होता है। छोटा होगा तो लेफ़्ट के इंसर्ट होगा, तो जो अपना जो चाइल्ड है वो लेफ़्ट को मूव कर देगा अगर वो नंबर छोटा है जिसको आपने इंसर्ट करना है। और अगर पेरेंट का डाटा जो है वो लेस देन लूप से जब जैसे ही बाहर निकलेंगे, तो ये मूव करते करते जैसे ही लूप से बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो सी है वो नल हो चुका होगा, और जो पी है वो पॉइंटर को जो लास्ट लीफ नोड एग्जिस्ट करता है इस ट्री के अंदर उसको पॉइंट कर रहा होगा, ये गारंटी है। उसके बाद अगर पेरेंट का डाटा छोटा है अगेन, तो जो नया नोड है वो पी के जो है ना वो राइट साइड पे पेंड होगा, अदरवाइज़ वो लेफ़्ट साइड पे पेंड होगा। तो ये चीज़ें ये आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये एल्गोरिदम होगा अगर ट्री के अंदर किसी नोड को इंसर्ट करने के लिए। तो पिछले एल्गोरिदम को जो अगर हम कोड में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी। ये क्लास का मेथड है इंसर्ट इनटू बीएसटी, ये एक नंबर मिलेगा इसको, इस मेथड को, ये मेथड का नंबर जो है ना मेन से आ रहा है, और ये इंसर्शन हो जाएगी तो रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर इंसर्शन किसी वजह से नहीं हो सकती जो कि तो फिर रिटर्न करेगा फॉल्स। तो रिटर्न तो इस केस में होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यू हैव इनफ स्पेस, मेमोरी स्पेस, तो अगर मेमोरी स्पेस है तो फिर तो डेफिनेटली इंसर्ट होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट और चाइल्ड ने ट्री के ऊपर आगे और पीछे मूव करना है, तो दो पॉइंटर ले लिए पी और सी, दोनों जो है वो पॉइंटर इनिशियली हमने सेट कर दिया नल के ऊपर। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे और के तौर पे हमने इसको नल किया। और ये इसलिए भी हम कहते हैं कि जैसे ही आपको वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं, सपोज इंटीजर आई करते हैं, तो उसको भी लाजमी इनिशियलाइज़ करें ज़ीरो से। तो वही प्रैक्टिसेस है कि हमने दो पॉइंटर को डिक्लेयर करते ही हमने उनको
इनिशलाइज भी कर दिया। ये जो नंबर लेके आ रहे हैं ये आप एक नोड क्रिएट करें और उसके अंदर डालना है। तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया, उसका एड्रेस जो है वो टेम्प के अंदर डाल दिया। तो जैसे डालने के बाद हमने ये कहा कि जैसे नया नोड क्रिएट होगा उसके पॉइंटर वेरिएबल्स वाले जो हैं वो फौरी तौर पे हमने अगली लाइंस के अंदर उनको इनिशियलाइज करना है नल से। तो वो हमने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर के ऊपर उनको सबसे पहले लिख लिया। फिर टेम्प के डाटा वाले पोर्शन के अंदर हमने टेम्प नंबर डाल दिया जो मेन से लेके आ रहे हैं और चेक कर लिया। अगर रूट नल होने का मतलब है कि ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जो पहला नोड क्रिएट किया है वही रूट होगा और ये टास्क कंप्लीट हो गया तो आप रिटर्न कर दें ट्रू, मेन के अंदर वापस चले जाएं। अदरवाइज इसका मतलब ये है कि ट्री ये इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होने का मतलब ये है कि आपका ट्री एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा नोड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर हमने इस केस के अंदर आपको पता ही है कि हमने जो है वो लीफ के ऊपर जाके इंसर्ट करना है ये वाला टेम्प जो भी क्रिएट किया है। तो लीफ पे पहुंचने के लिए हमने दो वेरिएबल पी एंड सी आगे पीछे मूव करवाने हैं। इनिशियली ये दे विल स्टार्ट फ्रॉम रूट और ये देखें आगे पीछे मूव करवाने के लिए एंड के ऊपर जाना है। तो हम कहेंगे कि जब तक सी नल नहीं हो जाता सी अपनी वैल्यू पी को दे और पी डाटा को देखते हुए या राइट मूव होगा या लेफ़्ट मूव होता 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 है। जब लूप से बाहर निकलेंगे तो सी इज़ पॉइंटिंग डेफिनेटली पॉइंट कर रहा होगा नल को, क्योंकि आप लूप से निकलेंगे तब जब सी नल हो जाएगा तो नल को पॉइंट कर होगा। और पी जो है इट इज़ डेफिनेटली विल पॉइंट टू सम लीफ नोड। अच्छा, अब ये जो टेम्प क्रिएट किया है ये जो लीफ नोड जिस पी जिसको पॉइंट कर रहे हैं इसके लेफ़्ट के ऊपर टेम्प पेंड होगा या राइट के ऊपर। तो वो हमने कंफर्म कर लिया कि पी का डाटा अगर छोटा है नाम से, अगर पी लीफ नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 15 पड़ा हुआ है और जो नया नोड आप लेके आ रहे हैं 25 है, तो 15 ट्री के अंदर लगता है 25 तो डेफिनेटली राइट पे जाएगा ना। तो फिर पी का राइट सब ट्री को हमने टेम्प पे पॉइंट कर दिया। अदरवाइज ये डेफिनेटली गारंटी है कि उसके लेफ़्ट के ऊपर अपेंड होगा। तो हमने लेफ़्ट के ऊपर अपेंड कर दिया ट्री के अंदर, अपेंड हो गया तो आपका टास्क कंप्लीट हो गया, यू विल रिटर्न ट्रू।